तो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि इंडिया के कौन से सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं जो इन एग्जाम्स को क्रैक करके उन पोजीशन पे पहुंचे हैं। तो सिलेबस में काफी कॉमनैलिटी है, है ना। आरबीआई, नबार्ड और यूपीएससी के सिलेबस में आई थिंक 70 to 75% कॉमन है। सैलरी एंड अलाउंस की बात करें, पर्क्स की बात करें, तो एक आईएएस ऑफिसर को भी अगर इन हैंड सैलरी की बात करें तो ये सैलरी नहीं मिलती है। एम नरसिम्हन गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर से गवर्नर तक इनका कैरियर रहा है। एक आरबीआई कमेटी यूज भी करते हैं और ये आप आरबीआई के लिए भी पढ़ोगे, नरसिम्हन कमेटी। जिस टाइम में हम प्रिपरेशन करते थे, आई बिलीव कि ऑलमोस्ट अर्ली ऑफ द सेकेंड डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी, उस टाइम पे ना इतनी अवेयरनेस और इतना ना प्रेशर नहीं होता था कि आपको जल्दी से इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना है। जो सर प्रेजेंट जनरेशन है, जिस टाइम पे ये सब लोग बड़े हो रहे हैं, इनके ऊपर जितना प्रेशर है ना कि यार जल्दी से आपको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनना है। थोड़ी जनता अवेयर भी बहुत ज्यादा है कि यार आपने 2-3 साल अगर एक एग्जाम में लगा दिए तो पैरेलली यू नीड टू हैव अ प्लान बी। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सारथी आईएएस। गाइस, मेनी टाइम्स माय स्टूडेंट आस्क मी कि सर अगर मेरा यूपीएससी एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो मैं क्या करूंगा। और बहुत सारे ऑप्शन हम उन्हें बताते रहते हैं कि अगर आपका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो आप यूपीएससी कोचिंग इकोसिस्टम में काम कर सकते हैं, आप स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब इन सब ऑप्शंस को जब मैं खुद एक्सप्लोर करता हूं, जैसे मेरा भी यूपीएससी नहीं क्रैक हुआ था, आई बिल्ड माई करियर इन दी एडटेक इंडस्ट्री, है ना। इसका तो एक्सपीरियंस मुझे है। अब रिसेंटली मैं अपने एक फ्रेंड से मिला जो कि मेरा आईआईटी रुड़की का बैचमेट है, अंशित गोस्वामी, और उसने भी मेरे साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी। हम दोनों ही क्रैक नहीं कर पाए। मैं रिसेंटली उससे मिला तो ही वॉज वर्किंग इन आरबीआई, और जब मैंने देखा कि उसकी क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या पर्क्स है, क्या बेनिफिट है, किस टाइप की लोकेशन पे वो रह रहा है, देन आई रियलाइज कि जो रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम इंडिया में होते हैं, दीज आर वेरी गुड यूपीएससी बैकअप प्लान, यूपीएससी प्लान बी फॉर ऑल द एस्पिरेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में यही मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि कौन कौन से रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम है। इवन आई वाज सरप्राइज्ड कि यार पे स्ट्रक्चर भी इतना अच्छा है, ठीक है, लोकेशनल एडवांटेज भी है कि अच्छी जगह लोग रह रहे हैं, रोल भी बहुत अच्छा है, पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो उसके बाद यूपीएससी एस्पिरेंट क्यों ये एग्जाम नहीं देता? आई रियलाइज कि अवेयरनेस ही नहीं है। इनफैक्ट मुझे भी अवेयरनेस नहीं थी, है ना। आफ्टर टॉकिंग टू हिम आई स्टार्टेड डूइंग सम रिसर्च कि कौन कौन से एग्जाम होते हैं, किस तरीके से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। इवन आई रियलाइज कि यूपीएससी एग्जामिनेशन और इन एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें बहुत कॉमन पार्ट भी है। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन के लिए भी थोड़ा कम एफर्ट डालना पड़ेगा। फिर भी हम क्यों प्रिपरेशन नहीं करते? क्योंकि हमें अवेयरनेस ही नहीं है। तो द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू मेक यू अवेयर अबाउट ऑल दीज अपॉर्चुनिटी विच एग्जिस्ट फॉर ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट, चाहे आपके 2 अटेम्प्ट हुए हो, 3 अटेम्प्ट हुए हो, या आपकी जर्नी एंड हो गई हो, है ना। अ प्लान बी विल ऑलवेज सपोर्ट योर प्लान ए, स्पेशली अगर प्लान बी में एक्स्ट्रा एफर्ट ज्यादा अगर आपका नहीं जाता है। ठीक है, तो आई विल क्रिएट द अवेयरनेस अराउंड रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन इन दिस वीडियो। देखते हैं। देखिए, देयर आर 4 मेन एग्जामिनेशन विच आई केम अक्रॉस। 1 आरबीआई ग्रेड बी, सेकंड सेबी के एग्जाम्स है, देन नबार्ड, एंड लास्ट है इफ्सका, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, ये 4 एग्जामिनेशन मुझे काफी अट्रैक्टिव लगे किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, है ना। देखो, अब अगर इनके बारे में फर्दर डिस्कस करना है तो मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है इसे इन एग्जाम्स को देने का, मैं आपको एक ब्रॉडर ओवरव्यू देख सकता हूं, लेकिन टू डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल we need some expert. So I welcome Ashok Yadav sir on Sarthi IAS. He has been guiding regulatory bodies examination student from past 8 years. Many of the ex-UPSC aspirant were his student and they have also cracked regulatory bodies exam. So welcome sir to Sarthi IAS. Thank you sir. So hello students, I'm Ashok Yadav and guiding regulatory body exam aspirants since last 8 years. So today I got opportunity to guide UPSC aspirants as well. As a plan B, the regulatory bodies exams are best suited for the UPSC aspirants. So today in this video, I will tell you some of the benefits or some why UPSC aspirants should prepare these regulatory body exams as a plan B. तो क्या होता है कि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 3 अटैम्प्ट दिए, 4 अटैम्प्ट दिए हैं, तो उसके बाद उन्हें लगने लग जाता है, थोड़ा फैमिली प्रेशर भी आता है कि 3-4 अटैम्प्ट्स में नहीं निकला है यूपीएससी, और खुद भी साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट आता है कि मेरा 5वें में नहीं हुआ, 6 में नहीं हुआ, तो एक फियर ऑफ फेलियर भी क्रिएट हो जाता है। मैंने भी ये प्रेशर फेस किया है। 3-4 अटेम्प्ट बाद प्रेशर माउंट अप होने लगता है। ये हर स्टूडेंट की, मतलब यूपीएससी एस्पायरेंट जिसने 3-4 अटेम्प्ट दिए हैं उसकी जर्नी में ऐसा फेज आता है। राइट। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप यूपीएससी जर्नी को छोड़ दो, बट 3-4 साल के अटेम्प्ट के बाद, 3-4 अटेम्प्ट के बाद हमें एक ये माइंड में आने लग जाता है कि हमें प्लान बी देखना चाहिए, एक जॉब
सिक्योर्ड जॉब मिल जाए, ताकि हम अपनी पैरेलल में कंटिन्यू में, अगर जिसका बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका एम होता है कि हमें यूपीएससी ही करना है। आई थिंक आप बता भी रहे थे सर, श्री दबा से हाँ, AIR 6 In अगर UPSC आपने CSE यस exam, right. जो यूपीएससी 2023 था, तो आपने सब जानते भी होंगे कि वो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर से यूपीएससी क्लियर किया है। 5 डेज वर्किंग रहता है आरबीआई में, तो बहुत सारी बेनिफिट्स भी है और वेल सूटेड जॉब भी है यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे इसमें फर्दर। तो सर थोड़ा सा डिस्कशन को स्ट्रीमलाइन करते हैं। सबसे पहले बच्चों को बताते हैं कि क्या रोल है, क्या सैलरी एंड अदर पर्क्स है इन रेगुलेटरी बॉडीज को ज्वाइन करने के, किस लेवल का रिकॉग्निशन है। आई थिंक सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. जब हम एक रील देखते हैं किसी आईएएस ऑफिसर की, तो हम इंस्पायर्ड होते हैं आईएएस बनने के लिए। तो यहां पे हम आपको दिखाएंगे कि इंडिया के कौन से सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं जो इन एग्जाम्स को क्रैक करके उन पोजीशन पे पहुंचे हैं, एंड लोकेशनल एडवांटेज। ठीक है, तो सर एक एक करके चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ब्रॉडर जॉब प्रोफाइल क्या है। अगर हम रोल की बात करें तो आप सब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में सुनते हैं, यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं, पढ़ते भी हैं, तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिल सकता है। आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। सेकंड आता है आपका करेंसी मैनेजमेंट, आप सुनते हैं, करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पे आपको डायरेक्टली काम करने का मौका मिलेगा। तीसरा आपका बैंकों के सुपरविजन, एक डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है आरबीआई में, आपको डायरेक्टली बैंकों को सुपरवाइज करेंगे एज ए ग्रेड बी ऑफिसर। आप बैंक जो भी रीजनल ऑफिस होते हैं वहां जाके आप बैंक जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस है वो फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो आज ये ग्रेड बी ऑफिसर को ही वो मौका मिलता है। आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है, उसमें डायरेक्टली आपको मौका मिलेगा काम करने का। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जो आरबीआई जो फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आरबीआई डील करता है, उस डिपार्टमेंट में जो अब तक हम पढ़ते आए थे, यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी ये सब चीज़ें पढ़ रहे थे, आपको डायरेक्टली वो काम करने का मौका मिलेगा। जब मैं टर्म सर सुन रहा हूं तो मेरे को क्या फील आ रहा है, अगर एज एन एस्पिरेंट मैं इस वीडियो को देख रहा होता तो सर मेरे दिमाग में क्या आता कि यार ये तो प्रॉपर इकोनॉमिक्स की प्रोफाइल है, शायद इकोनॉमिक्स प्रोफाइल के लोगों को ही हायर किया जाता होगा इस टाइप के रोल के लिए। तो ये वाला जो बायस है, आई थिंक ये अवेयरनेस के अगेंस्ट है। तो प्लीज इस पे थोड़ा कुछ आप बता सकते हैं कि यार किस टाइप की पर्सनालिटी, किस टाइप के लोग इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हैं। देखो, जो अभी तक का रिकॉर्ड रहा है इन एग्जाम्स का डेटा जो है, मोर देन 80% जो है कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो नॉन इकोनॉमिक्स, नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के रहते हैं। और दूसरा एक और डेटा है जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स के फेवर में है कि पिछले कुछ सालों से जो हाईएस्ट वेटेज है परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन का है, वो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं कहीं ना कहीं। वो आगे दिखाएंगे कि मेरे भी काफ़ी स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने 4 अटेम्प्ट के बाद, एवन किसी का सारे अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए थे यूपीएससी में 6 के 6 अटेम्प्ट, तो भी उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है। आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस इज सर कि जब आप मुझे सिलेबस दिखा रहे थे अभी बिफोर वी वर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो सिलेबस में काफी कॉमनैलिटी है। Yes. है ना, आरबीआई, नबार्ड और यूपीएससी के सिलेबस में आई थिंक 70 to 75% कॉमन है। Yes. बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि आप यूपीएससी में कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डेटा और फैक्ट्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बस ये डिफरेंस है। थोड़ा मैनेजमेंट का थ्योरी पार्ट है, यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं होती। सर इसके बाद सैलरी एंड अदर पर्क्स बताते हैं लोगों की किस स्केल का यहाँ पे आरबीआई, नबार्ड, सेबी एंड इसका प्रोवाइड करता है। देखो, सैलरी एंड अलाउंस की बात करें, पर्क्स की बात करें, तो एक आईएएस ऑफिसर को भी अगर इन हैंड सैलरी की बात करें तो ये सैलरी नहीं मिलती है। यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर जाओगे तो लगभग जो कोस्ट टू कंपनी बोलते हैं, सीटीसी बोलते हैं, तो वो 30 लाख से अबव है। इसका डिटेल ब्रेकअप भी हम सेपरेट वीडियो में जब एक्सप्लेन करेंगे, एक वेबिनार कंडक्ट करने जा रहे हैं हम डिटेल में, कैसे इसकी प्रिपरेशन करते हैं, क्या सिलेबस होता है, पूरा डिटेल में। इस वेबिनार का लिंक भी इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो उसमें डिस्कस करेंगे हम। जैसे नाबार्ड है तो यहाँ पे भी 25 से 30 लाख का पैकेज होगा, और इन हैंड सैलरी आपकी 1.5 लाख प्लस है, 1.5 लाख प्लस है। इसका ब्रेकअप हम डिटेल में देंगे। जैसे आपको इसमें ट्रैवल अलाउंस मिलता है, आपको ब्रीफ केस अलाउंस है, एलटीसी मिलती है, एलटीसी लगभग 1.5 लाख रुपए है, चिल्ड्रन एजुकेशन फीस मिलती है, एचआरए अलग से है, आपको होम लोन मिलता है सिंपल इंटरेस्ट रेट पे। ऐसे बहुत सारे पर्क्स हैं जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में इतने अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। एंड सर दूसरा कि यहाँ पे पे रिवीजन 5 साल के बाद होता है। अच्छा, अनलाइक जब पे कमीशन बाकी जगह 10 ईयर होता है, यहाँ पे हर 5 साल में आपका पे रिवीजन होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा मॉनेटरी बेनिफिट भी, देखो कोई भी जॉब के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो मॉनेटरी बेनिफिट भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
तो सैलरी एंड अदर पर्क्स तो सर अगर हम देखें वो ऑलमोस्ट सिविल सर्वेंट के कंपैरेटिव है या फिर उनसे ज्यादा है? ज्यादा ही है। राइट। अब बात करते हैं सर रिकॉग्निशन की, एंड बिकॉज आई थिंक सर अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आना चाह रहा है, स्पेशली अगर सिविल सर्विसेज को टारगेट कर रहा है, तो मोर देन दीज पर्क्स एंड सैलरी व्हाट मैटर इज रिकॉग्निशन। ठीक है, तो सर रिकॉग्निशन आप कुछ एग्जांपल देके प्रॉब्ली बता सकते हैं स्टूडेंट को कि कहां तक उनका करियर जा सकता है? देखो, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर से आप गवर्नर तक की पोस्ट पे जा सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। एम नरसिम्हन गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर से गवर्नर तक का इनका कैरियर रहा है। एक आरबीआई कमेटी यूज भी करते हैं और ये आप आरबीआई के लिए भी पढ़ोगे, नरसिम्हन कमेटी। फिर आता है बीपी कानूनगो, डिप्टी गवर्नर रहे हैं। रिसेंटली आपने कुछ साल पहले नाम सुना होगा इनका, डिप्टी गवर्नर है। फिर ये तो लेटेस्ट ही डिप्टी गवर्नर रहे हैं एमडी पात्रा, ये भी ग्रेड बी ऑफिसर ज्वाइन किया था। उसके बाद टी रविशंकर है, एस स्वामीनाथन जे हैं, ये भी डिप्टी गवर्नर है। और फेमस पर्सनालिटी आपने बार बार सुना होगा, एमपीसी पढ़ रहे हैं या आरबीआई के न्यूज़ में पढ़ा होगा इनका नाम आपने। तो बहुत अच्छा कैरियर प्रोस्पेक्टस है यहाँ पे कि आप ग्रेड बी से डिप्टी गवर्नर या गवर्नर तक भी जा सकते हैं। राइट। तो सर मतलब डिप्टी गवर्नर से गवर्नर तक आप आरबीआई के बन सकते हैं इफ यू आर एंटरिंग एज एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। ठीक है, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है सर। और आई थिंक एक और इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी विच वी नीड टू डिस्कस, लोकेशनल एडवांटेज, है ना। ऑल्दो एक यूपीएससी एस्पिरेंट अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो वो इंडिया के किसी भी पार्ट में उसको कोई भी गवर्नमेंट बॉडी अपॉइंट कर दे, वो अपनी पूरी मेहनत से वहां चीजें डिलीवर करता है, ठीक है, जो भी सर्विस डिलीवरी करनी है। बट आई हैव सीन की समवेयर एट दी पर्सनल लेवल वेयर यू आर लिविंग मैटर, है ना। जैसे सर यूपीएससी में भी अगर किसी का सिलेक्शन हो जाए तो एक प्रेफर्ड लोकेशन के लिए गवर्नमेंट में फाइट कर रहा होता है ना। तो यहाँ पे जब आपने मुझे बताया था तो आई फाइंड आउट कि यार मोस्ट ऑफ द पोस्टिंग मेट्रो सिटीज में है। तो कैन यू एलैबोरेट रिगार्डिंग दिस? देखो, स्टार्टिंग में जो पोस्टिंग होती है, कुछ एस्पायरेंट जो भी बैच आता है हर साल, तो मैक्सिमम जो पोस्टिंग होती है वो मेट्रो सिटीज में होती है। उसके अलावा आपकी जो पोस्टिंग रहती है स्टेट कैपिटल, मतलब आपको यूं समझ लो कि 10 के साल के करीब लगभग कैरियर में अपनी होम पोस्टिंग, कहते हैं होम स्टेट पोस्टिंग का भी मौका मिलता है। अच्छा। और दूसरा यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि नहीं मेरे को मुंबई में पोस्टिंग मिल गई तो वहां तो रेंट ही बहुत हाई है। तो आरबीआई जनरली हर जगह क्वार्टर्स की फैसिलिटी रहती है, बहुत अच्छा 3 BHK टाइप क्वार्टर अवेलेबल कराता है, प्रोवाइड करता है मोस्टली। जहां नहीं है, जैसे एग्जांपल है कि आपका मुंबई में ना क्वार्टर्स का थोड़ा शॉर्टेज है, आरबीआई का मोस्टली एम्प्लॉइज वहां पे हेड ऑफिस है, तो वहां पे आपको यूं समझ लो 91,000 लीज अमाउंट प्रोवाइड करता है ग्रेड बी ऑफिसर को, आप अपने आप लेके। हाँ, तो 91,000 में आप डिसेंट और आरबीआई के निकट नियरेस्ट प्लेस में लेके रह सकते हो। तो ये बहुत अच्छी मतलब एक फैसिलिटी है आरबीआई की कि आपको ये एडवांटेज है कि लोकेशन ऐसी नहीं है। ठीक है, तो सर what we were discussing कि why this regulatory bodies examination is a best plan B for UPSC। पहला पार्ट हमने अभी तक कवर किया कि यार पर्क्स, सैलरी, रिकॉग्निशन और उसके बाद लोकेशन एडवांटेज, रोल, एवरीथिंग इज वेरी गुड, है ना। बट मेरे ओपिनियन में, जितना मैं एक यूपीएससी रिपीटर का माइंडसेट समझता हूं, व्हाई इट इज अ बेस्ट प्लान बी, बिकॉज प्रिपरेशन जो है वो 70% कॉमन है ना। तो उस एस्पेक्ट को थोड़ा सा हम लोगों को हाईलाइट कराते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी, नबार्ड का सिलेबस और यूपीएससी सीएससी के सिलेबस में क्या सिमिलैरिटी है और क्या चीजें अलग हैं। ठीक है, देखो भाई यहां पे हमने एक कंपैरिजन चार्ट बनाया हुआ है, तो टॉपिक हमने यहां पे लिस्ट किए हुए हैं और आरबीआई ग्रेड बी में क्या वो टॉपिक है, नबार्ड में क्या है और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्या है। एक एक चीज आप ब्रॉडर लेवल पे हाईलाइट करते जाते हैं। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना, तो वो आरबीआई ग्रेड बी में भी है, नबार्ड ग्रेड ए में भी है और सिविल सर्विसेज एग्जाम में सीसेट में आपको वो पढ़ना ही होता है। देन रीजनिंग एंड इंग्लिश, बेसिकली ये जो 3 कंपोनेंट है ये सीसेट के कंपोनेंट है जो आप यूपीएससी सीएससी में कवर करते हो, और दोनों आपको आरबीआई ग्रेड बी और नबार्ड ग्रेड ए दोनों के लिए पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल कॉमन हो गया। अब यहाँ पे एक जनरल अवेयरनेस, जिसे आप करंट अफेयर भी बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स आप यूपीएससी में पढ़ते हो करंट अफेयर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, आरबीआई ग्रेड बी में इकोनॉमी और फाइनेंस के करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस होगा और थोड़ा फैक्चुअल करंट अफेयर आएगा। ठीक है, और नबार्ड में एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटी एंड रूरल डेवलपमेंट के करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस होगा। ठीक है, और यहां पे बैलेंस रहता है, तो यहां एक थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, है ना, ये आप पढ़ते हो जीएस 3 में।
सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में GS1 में भी आप सोशल इशू पढ़ रहे हो और GS2 में भी आप सोशल जस्टिस पढ़ते हो। सेम आरबीआई ग्रेड बी और नबार्ड ग्रेड ए, तो और लेवल ऑफ क्वेश्चन भी सेम होते हैं, मैंने खुद देखे तो लेवल ऑफ क्वेश्चन भी सेम आ रहे हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आप यहाँ पे GS3 में पढ़ते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। आरबीआई ग्रेड बी एंड नबार्ड ग्रेड ए दोनों में कवर होता है। लास्ट टॉपिक आता है फिनांस। अब देखो फिनांस में जो आरबीआई ग्रेड बी में पूछा जाता है, नबार्ड में तो नहीं आ रहा है, नबार्ड ग्रेड में नहीं आता है वो, तो किस टाइप के टॉपिक आते हैं, जैसे आप कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट पढ़ते हैं इन योर यूपीएससी सीएससी, वो उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी में पूछे जाते हैं ना। आप जब यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स कवर करते हैं तो इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर भी आप इंक्लूड कर देते हैं, फिनांस भी आप इंक्लूडेड कर देते हैं। यहां पे बस थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन है, टॉपिक वही है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, क्या इंस्टीट्यूशन है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे डिजाइन होती है, फिस्कल पॉलिसी कैसे डिजाइन होती है, ठीक है। तो सेम टॉपिक जो आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी कवर करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां पे अगला आता है मैनेजमेंट एंड एथिक्स। अब मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सिविल सर्विसेज एग्जाम में अनटिल अनलेस यू हैव मैनेजमेंट ऑप्शनल, वो आप यहां पे नहीं पढ़ते। नबार्ड ग्रेड ए में भी मैनेजमेंट नहीं आता है, जो कि आपको आरबीआई ग्रेड बी में पढ़ना पड़ता है। तो दिस इज डिफरेंट, दिस इज समथिंग न्यू दैट यू नीड टू कवर। एथिक्स, एथिक्स की अगर बात करें तो आरबीआई ग्रेड बी में एथिक्स आता है एंड एज यू वेरी वेल नो सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी आप एथिक्स कवर करते हैं। नबार्ड ग्रेड ए में एथिक्स नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो लार्जली आपको थोड़ा सा फाइनेंस में चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी, थोड़ी बहुत कॉमन है बट थोड़ी बहुत ज्यादा है। दूसरा आपको मैनेजमेंट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड थर्ड कंपोनेंट जनरल अवेयरनेस जो करंट अफेयर है वो थोड़ा सा स्पेशलाइज पढ़ना पड़ेगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस, रेस्ट ऑफ द सिलेबस इज कॉमन फॉर यूपीएससी, आरबीआई ग्रेड बी एंड नबार्ड। तो सर कैन यू प्लीज अगेन एनालाइज जो मेरा एनालिसिस है, क्या वो सही है, क्या उसमें आप एड ऑन करना चाहेंगे कुछ? यस, बिल्कुल सही आपने एक्सप्लेन किया सर कि आरबीआई ग्रेड बी है, नाबार्ड का है, 70-80% सिलेबस है वो आपका सिविल सर्विस एग्जाम में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। जैसे सर ने फाइनेंस का एग्जांपल दिया तो मैं भी बता देता हूँ कुछ चैप्टर्स, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन है। फाइनेंस का नाम सुन के ये भी आता होगा कि नहीं बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। हाँ। ऐसा नहीं है, 1-2 चैप्टर छोड़ के बाकी का जो है पूरा का पूरा आपका यूपीएससी के सिलेबस से ही ओवरलैप होता है। जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बॉन्ड मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आरबीआई के फंक्शन, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। बट यहाँ पे बस क्या है कि हम पढ़ते तो हैं यूपीएससी में भी फैक्चुअल सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि सीपीआई का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसका बेस ईयर क्या है। तो ऐसे ही यहाँ पे बस क्या है कि वो क्वेश्चंस भी फैक्चुअल पूछ लिए जाते हैं, थोड़े फैक्ट पे ज्यादा फोकस है। वो तो सर आई थिंक इट इज गुड कि थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन भी क्रिएट किया जाए, क्योंकि वो 30% एक्स्ट्रा जब यूपीएससी एस्पिरेंट एक्स्ट्रा मारेगा तभी तो इस प्रोग्राम में या इस रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन में अपना कॉम्पिटिटिव एज क्रिएट कर पाएगा। दूसरा ना, इसकी प्रिपरेशन से एक बेनिफिट और होने वाला है यूपीएससी एस्पिरेंट को कि वो उतना डेप्थ में यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ते हैं, बट यहाँ पे उन्हें थोड़ा डेप्थ में फैक्चुअल डेटा ये सब पढ़ना पड़ेगा, जो यूपीएससी एग्जाम में भी यूज हो पाएगा और उनका मतलब प्रिपरेशन ही स्ट्रांग हो जाएगा। फेयर पॉइंट सर। ये पार्ट और हम स्टूडेंट को थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए दिखाते हैं कि देयर वर सर्टेन यूपीएससी एस्पिरेंट जो आपके स्टूडेंट रहे हैं पास्ट में, है ना, जिन्होंने आरबीआई ग्रेड भी क्रैक किया है, तो इनकी जर्नी को अगर हम थोड़ा हाईलाइट कर पाए। ये है बी चंद्रकांत रेड्डी, मेरे स्टूडेंट थे, यूपीएससी एस्पायरेंट थे, पैरेलली यूपीएससी भी प्रिपेयर कर रहे थे, तो उन्होंने एज ए प्लान बी बैकअप, क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट दे चुके थे, तो उसके बाद थोड़ा घर वालों का प्रेशर था कि इनको कि कोई जॉब आप ले लो, सरकारी नौकरी कोई भी। तो दूसरा इनका टारगेट भी था कि मुझे यूपीएससी करना है, तो आरबीआई ग्रेड भी निकाला, फिर उन्होंने यूपीएससी सिलेक्ट हो गए, अभी यूपीएस आईपीएस है। अच्छा, अभी आईपीएस है, बट उससे पहले ग्रेड भी क्रैक किया। ठीक है, गॉट इट। एक कैंडिडेट है विपिन त्यागी, इन्होंने भी यूपीएससी की तैयारी की थी, यूपीएससी का फिर प्लान भी देखा कि क्या करना चाहिए, तो कांस्टेंट गाइडेंस ली मुझसे और आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर हैं। सर अगर ये इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज को देखने के बाद एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है, इन जनरल आप बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट से इंटरेक्ट करते होंगे जो आरबीआई या फिर सेबी या फिर नबार्ड या फिर इफ्सका की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नॉर्मली कितने यूपीएससी अटेम्प्ट के बाद एक स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन पे आता है? नॉर्मली 2 to 3 अटेम्प्ट के बाद यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो आजकल हमारे प्लान बी के कोर्सेज की तरफ आ रहे हैं। रीजन क्या है कि एक तो यहाँ पे ना 5 days वर्किंग है, आपका एक बार आप मान लो इनमें सिलेक्ट हो गए तो आपके पास
एम्पल टाइम रहेगा अपना यूपीएससी भी टारगेट करना है ना। एक तो देखो आपकी जॉब है तो उससे और कॉन्फिडेंस हाई होता है, तो प्रिपरेशन और अच्छी जाती है, स्ट्रेस नहीं रहता है। मान लो 3 अटेम्प्ट दिए नहीं होता तो फियर ऑफ फेलियर माइंड में रहेगा कि मेरे चौथे अटेम्प्ट में होगा कि नहीं होगा। तो इससे क्या है कि जॉब मिलने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही हाई होता है। 5 डेज वर्किंग आती है, प्लस में गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं। जैसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी यूपीएससी मेंस लिखा है इस साल भी उन्होंने, अच्छा उनको इवन यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए छुट्टियां मिल जाती है, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, ये तो अगर आप यहाँ जॉब कर रहे हैं हाँ, तो आपको यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए भी जैसे उसने मेंस के लिए लगभग 1 महीना छुट्टी पे था वो। गॉट इट। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सर एक और रीजन जो मैं समझ पा रहा हूँ ना, जो मैं जनरेशन गैप बोलूंगा इसको, जिस टाइम में हम प्रिपरेशन करते थे, आई बिलीव कि ऑलमोस्ट अर्ली ऑफ द सेकेंड डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी, उस टाइम पे ना इतनी अवेयरनेस और इतना ना प्रेशर नहीं होता था कि आपको जल्दी से इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना है। जो सर प्रेजेंट जनरेशन है, जिस टाइम पे ये सब लोग बड़े हो रहे हैं, इनके ऊपर जितना प्रेशर है ना कि यार जल्दी से आपको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनना है, थोड़ी जनता अवेयर भी बहुत ज्यादा है कि यार आपने 2-3 साल अगर एक एग्जाम में लगा दिए तो पैरेलली यू नीड टू हैव अ प्लान बी। पीपल आर मोर रैशनल दीज डेज। अगर हम पिछले 10-12 साल की बात करें तो वो चीज भी मुझे स्टूडेंट के माइंडसेट में एक चेंज दिखता है। प्रॉब्ली दैट इज व्हाई मेनी स्टूडेंट आफ्टर 2-3 अटेम्प्ट आर चूजिंग कि भाई एक ऑप्शन साथ में लेके चलते हैं। और दूसरा यहाँ पे ये भी है ना, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स ज़्यादा नहीं लगाने हैं। आप यूपीएससी प्रिपरेशन को भी पैरेलल लेके जा सकते हो। 70-80% सिलेबस सेम है, थोड़ा सा 20-25% सिलेबस डिफरेंट है। राइट। अब आई थिंक सर थोड़ा सा एक ब्रॉडर डिस्कशन हमने सभी स्टूडेंट के साथ किया, सबको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि क्या कहने की हम कोशिश कर रहे हैं कि यार अगर आप यूपीएससी जर्नी में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं और थोड़ा टाइम लग रहा है उसे क्रैक करने में, तो एक प्लान भी आप बिल्ड कर सकते हैं जो कि एक अच्छा ऑप्शन है ना। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा एग्जाम आता है, इस डिस्कशन को थोड़ा डेप्थ में अगर लेके जाएं, विच इज आरबीआई ग्रेड बी, विच इज बिगेस्ट ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन, रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन, जो आपने प्रॉब्ली सुना भी होगा। एंड आर्ग्यूबली इट इज अ बेटर पोजीशन देन मेनी यूपीएससी पोस्ट, है ना। जैसे मेरे कुछ पर्टिकुलर फ्रेंड्स हैं जिनका यूपीएससी में खराब रैंक आया और उन्होंने आरबीआई क्रैक कर लिया, तो दे डिसाइडेड कि यार आरबीआई ग्रेड भी ज्वाइन करते हैं, है ना। तो ये भी काफी लोग कंटेस्ट करते हैं। अब इसको फर्दर अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो वी विल बी कीपिंग अ सेपरेट वेबिनार जहां पे कि हम खाली आरबीआई ग्रेड बी को डिस्कस करेंगे। क्या सिलेबस है, क्या पार्ट आप सिलेबस का यूपीएससी से ऑलरेडी कवर कर चुके हो, क्या पार्ट जो न्यू है उसको आप किस तरीके से कवर करोगे, और कुछ निटिग्रिटीज हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। तो वी विल बी हैविंग दिस वेबिनार ऑन 15th of January 2026, ठीक एक हफ्ते बाद एट 7 PM, ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। आप उस पर जरूर रजिस्टर करें, कोई कॉस्ट नहीं है। इट इज जस्ट एन अवेयरनेस सेशन जहां पे हम आपको बताएंगे कि आपके पास क्या ऑप्शन है, ठीक है। चलिए सर, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स फॉर आवर स्टूडेंट? जो भी स्टूडेंट देखो प्लान बी सोच रहा है, इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, तो इस वेबिनार को जरूर अटेंड करें। आपको डिटेल में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लस डिटेल में आपको अवेयरनेस मिलेगी कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। प्लस बहुत सारे डाउट रहते हैं कि मैं एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट कैसे मैनेज कर पाऊंगा, दोनों प्रिपरेशन मैनेज करनी है, प्लस में इसमें क्वेश्चंस की क्या डेप्थ रहती है, और बहुत सारे जब तक हम उस एग्जाम के लिए नहीं पढ़े हैं या उस एग्जाम में नहीं अपीयर किए तो बहुत सारे डाउट रहते हैं, तो वो डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम।